हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सभी का वे टू बी एच चैनल में। आज हम लोग देख रहे हैं एजुकेशन का पीजीटी का 2016 में जो फॉर्म आया था उसका पेपर। तो देर न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो। यह सीरीज बुकलेट की बी है और इसमें हम लोग पेपर को सॉल्व करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे। पहला क्वेश्चन है शिक्षा शास्त्र का कि इरेस्मस किस प्रकार के यथार्थवादी थे। तो इसका जो ऑप्शन माना गया है वो ज्ञानेंद्रिय को सही माना गया है अकॉर्डिंग टू आंसर की के अनुसार। तो इस तरीके इसका आंसर जो है सी है, ज्ञानेंद्रियों के अनुसार। क्वेश्चन नंबर दूसरा, द स्कूल एंड सोसाइटी नामक पुस्तक का लेखक कौन है। तो इसका जो लेखक है वो जॉन डेवी हैं। इन्होंने ये बुक दी है द स्कूल एंड सोसाइटी। इसके अलावा यह भी कहा है कि स्कूल समाज का एक छोटा रूप है। ये भी वाक्यांश इन्हीं का है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, संरचनावाद के प्रवर्तक कौन थे। तो संरचनावाद के प्रवर्तक वुंट थे, जिन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला 1905 में लिपजिंग विश्वविद्यालय में स्थापित की थी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया है। उपरोक्त कथन किसका है। तो ये बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन कोटेशन है। ये वुडवर्थ ने कहा है कि वातावरण में वे समस्त बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने जीवन प्रारंभ करने के समय से व्यक्ति को प्रभावित किया हो। ये कथन किसका था, वुडवर्थ का। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञानात्मक विकास का प्रत्यय किसने दिया। प्रश्न क्या है, संज्ञानात्मक विकास का संप्रत्यय किसने दिया। हु हैज़ गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो ये दिया है पियाजे जी ने, जिसमें 4 स्टेजेस हैं। तो इस तरीके से इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, व्यवस्थित प्रदत्तों के लिए संक्षिप्त विधि से मध्यमान गणना का सूत्र कौन सा है। तो इसमें जो संक्षिप्त विधि से मतलब जिसमें हमारे पास CI क्लास इंटरवल के तहत डेटा हो, उसका यदि हम लोगों को मीन निकालना हो तो उसमें हम लोगों को ये वाला सूत्र उपयुक्त रहेगा, जिसमें कि रहता है मीन बराबर एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन N इंटू क्लास इंटरवल। ये इसका सूत्र है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं हम लोग आगे। पद विश्लेषण विधियों का उद्देश्य है। तो पद विश्लेषण विधि का प्रयोग जब हम लोग क्वेश्चनायर बनाते हैं, तो क्वेश्चनायर या फिर कोई भी टूल बनाते हैं तो उसमें जो हम लोग आइटम रख रहे हैं, जो प्रत्येक क्वेश्चन पहले क्या आइटम क्या होता है और ये पद विश्लेषण कहाँ यूज होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले मान लीजिए हमारा एक क्वेश्चनायर है। क्वेश्चनायर में कुछ क्वेश्चन हैं। मान लीजिए क्वेश्चनायर है एक ये पूरा, और इसमें 4 क्वेश्चन है। तो ये जो 4 क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन जो होगा ये आइटम्स कहलाते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन को ये आइटम्स कहते हैं। और आइटम जो है वो हमारे टूल के अकॉर्डिंग है। मतलब हमने जो उद्देश्य बना रख रहे हैं किसी टूल के लिए कि ये हमारा इससे ये मापा जाएगा। मान लीजिए कि हम एक बुद्धि की से संबंधित बुद्धि को मापने के लिए एक टूल बना रहे हैं, तो उसमें जो क्वेश्चन रखेंगे मतलब आइटम रखेंगे वो बुद्धि से ही संबंधित होंगे। तो वो हमारे जो आइटम्स हैं वो हमारे टूल को रिप्रेजेंटिव करते हैं या फिर हमारे उद्देश्य को फुलफिल कर रहे हैं या नहीं, यही जांच करना ही पद विश्लेषण कहलाता है। इसको करने के लिए जब पद विश्लेषण करना होता है तो उसको करने के लिए हम लोग DV और DP निकालते हैं। DV और DP निकालते हैं, सॉरी ये गलत लिख दिया, DV और DP निकालते हैं।
तो उस तरीके से ये पद विश्लेषण की विधि में वो प्रयोग किया जाता है। लेकिन इसका उद्देश्य जो होता है पद विश्लेषण का, वो होता है अच्छे पद का चयन करना, ये भी सही है। फिर उसके बाद खराब पद जो हमारा रिजेक्टिंग बेड आइटम्स होता है उसको रिजेक्ट करना का होता है, और डिस्क्रिमिनेशन पावर करने के लिए होता है, विभेदीकरण क्षमता का निर्धारण करने के लिए भी होता है। तो इस तरीके से तीनों ऑप्शन सही है, तो चौथा इसलिए उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अनुस्थिति अंतर सह संबंध भी समान है, तो इसका क्या वो है, रैंक डिफरेंस को रिलेशन इज इक्वल टू, ये किसके समान होता है, तो ये इसका जो सूत्र दिया है रैंक डिफरेंस का यही है कि 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर -1, तो इसलिए इसका ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा पाठशाला का औपचारिक कार्य नहीं है। तो पहले क्या क्या कार्य होता है पाठशाला का वो देख लेते हैं कि फॉर्मल वर्क जो होता है रिलेटेड टू स्कूल क्या क्या होता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि छात्रों में चिंतन शक्ति विकास करना, ये तो उनका उद्देश्य होता है पाठशाला का औपचारिक रूप से। दूसरा है छात्रों को उपयोगी ज्ञान देना, ये भी है। इसके अलावा है कि छात्रों के परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मार्गदर्शन करना, ये कोई औपचारिक कार्य नहीं है कि अनौपचारिक कार्य है, तो ये यहाँ पे गलत हो गया। दूसरी बात है कि छात्रों में नेतृत्व के गुणों का विकास करना, ये भी है। तो इस तरीके से पहला बी, सी और डी ये ऑप्शन तो सही है कि औपचारिक कार्य हैं, लेकिन अनौपचारिक पूछा है कि कौन सा औपचारिक कार्य नहीं है, तो अनौपचारिक कार्य कौन सा है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, अरविंद के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य है। तो अरविंदो ने जो दिया है इंटीग्रेटेड या समग्र शिक्षा का विकास की बात कही थी। इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारे बातें की हैं, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कि बालकों को उनकी प्रकृति के अनुरूप पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये बात उन्होंने कही है। और अरविंद ने स्थापित को जो किया है स्कूल, उसका एरोविल है, वो पौंडीचेरी में स्थित है। वहाँ पे एग्ज़ाम्स नहीं होते हैं और प्रकृति के अनुरूप उनकी पढ़ने की बात की जाती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके अलावा रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी शिक्षा की बात कही, लेकिन वो प्रकृति के साथ शिक्षा देने की बात करते हैं, वो बगीचे में पढ़ाने की बात करते हैं। तो उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, लेकिन वो प्रकृति के साथ पढ़ने की बात करते हैं, जबकि ये प्रकृति के अनुरूप बढ़ने की बात कर रहे हैं, तो ये एरोविल ने दिया था। इसके अलावा एक और शिक्षा शास्त्री हैं जैसे कि जो गांधी जी हैं, उन्होंने उत्पाद परक मतलब कि प्रोडक्ट से संबंधित प्रोडक्टिव एजुकेशन देने की बात कही थी और बेसिक शिक्षा देने की बात उन्होंने कही थी। तो इसी तरह अरविंदो की एक विशेषता है कि प्रकृति के अनुरूप बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना, ये अरविंदो ने कहा है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, भारत में समाज के सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन में सबसे अधिक प्रबल बाधा है। तो भारत में जो है सामाजिक और शैक्षिक परिवर्तन में सबसे अधिक प्रबल जो बाधा है वो कास्ट है, क्योंकि जाति प्रथा जो है एक बंद समिति, बंद प्रणाली है, और तो इसलिए ये सबसे अधिक जो रोकता है परिवर्तन में, तो ये जाति प्रथा है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अदर चीज़ें हैं लेकिन जाति प्रथा ज़्यादा बाधक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, समस्त मानव जाति को एक रूप देखने का विचार का शिक्षा के स्वरूप पर बल देता है। तो समस्त ये वसुधैव कुटुंबकम की यहाँ बात की जा रही है कि समस्त मानव जाति को एक रूप में देखने का विचार, मतलब कि क्या अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना या फिर वसुधैव कुटुंबकम की बात की जा रही है। तो ये इसलिए ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, जिसके प्रबल प्रणेता रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, दर्शन शिक्षा के लिए कार्य करता है। तो क्या करता है दर्शन शिक्षा के लिए? एज ए गाइड हेल्प करता है, एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। जब आप फिलॉसफी की बुक पढ़ेंगे, सबसे ये फिलॉसफिकल फाउंडेशन रमन बिहारी लाल के, तो फर्स्ट चैप्टर में दिया है कि दर्शन शिक्षा के लिए एज ए गाइड की कार्य करता है। तो ऑप्शन ये ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्यों के समन्वयन पर
किसने बहुत अधिक बल दिया है? क्या कहा रहे हैं? शिक्षा के व्यक्तिगत एवं सामाजिक उद्देश्य मतलब इंडिविजुअल और सोशली ऑब्जेक्टिव जो दोनों हैं उन दोनों के समन्वयन पर किसने अधिक बल दिया है? तो ये महात्मा गांधी जी ने दिया है। इसका ऑप्शन ए माना है। आयोग ने जो आंसर की आई थी ऑफिशियल उसके अनुसार ए माना गया है। अगला क्वेश्चन है कि बालक को कभी दंड मत दो, अपितु उसे स्वयं अनुभव करने के लिए छोड़ दो। प्रकृति के नियम उसे अनुशासन सिखा देंगे। यह विचार निम्न में से किसका था? तो ये बात कही थी रूसो ने ही निगेटिव एजुकेशन जो निगेटिव एजुकेशन था वो निगेटिव एजुकेशन जो दिया था, नकारात्मक शिक्षा दिया था, वो किसने दिया था? ये दिया था आपका रूसो ने दिया था निगेटिव एजुकेशन को। तो उसने कहा है कि बच्चे को दंड मत दो बल्कि प्रकृति ही उसे खुद दंड देगी। तो इसलिए ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। या पूछ सकता है आपसे कि नकारात्मक शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? तब भी रूसो ने ही दिया है। अगला प्रश्न है 16। निम्न में से कौन सी भारतीय संस्कृति की परंपरागत और प्रबल विशेषता है? तो भारतीय संस्कृति की प्रबल विशेषता है कि यहाँ पे सहिष्णुता और ग्रहणशीलता, टॉलरेंस एवं एसिमिलेशन जो है भारतीय संस्कृति की प्रबल विशेषता है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इंडिया में इतने लोग आए, कभी मुग़ल आए, कभी अंग्रेज आए, वो सबको टॉलरेंस सहिष्णुता से वो सबको सहता गया और एडॉप्ट करता गया अपने आप में। मतलब कि यहाँ पे आपको हर शैली की विभिन्न शैलियाँ दिखाई देती हैं और फिर भी इसीलिए अनेकता में एक विविधता में एकता दिखाई देता है। तो इस तरीके से सबसे बड़ी विशेषता जो है डी इसमें दिखाई देता है, सहिष्णुता एवं ग्रहणशीलता। अगला प्रश्न है 17। शैक्षिक समाजशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। तो शैक्षिक समाजशास्त्र जो है उसमें अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? एजुकेशन सोशियोलॉजी में तो किया जाता है व्यक्ति एवं सांस्कृतिक वातावरण के बीच होने वाली अंतःक्रिया। क्या? व्यक्ति और सांस्कृतिक वातावरण के बीच में होने वाली अंतःक्रिया का वर्णन जो किया जाता है या अध्ययन किया जाता है वो शैक्षिक समाजशास्त्र में एजुकेशन सोशियोलॉजी में किया जाता है। द इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल एंड हिज कल्चर इन्वायरमेंट स्टडी क्या कहा जाता है? एजुकेशनल सोशियोलॉजी। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। समूहों का संगठनात्मक ढांचों ग्रुप स्ट्रक्चर को साधारणतया निम्न में से किस माध्यम से आंका जाता है? तो यदि किसी समूह में कौन स्टार है, मतलब कौन बहुत प्रिय है या कौन सबसे निगलेक्ट है, इन सब की बात किस में की जाती है कि समाज में कैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है? तो उसको जानने के लिए हम लोग सोशियोग्राम का यूज करते हैं जिसके प्रणेता कौन है? जे.एल. मोरिनो। जो जे.एल. मोरिनो हैं वो इसके प्रणेता हैं सोशियोग्राम के। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। व्यक्तित्व में अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की संकल्पना किसने दी थी? तो ये किसने दी है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की? तो यूंग ने ये दिया है। अंतर्मुखी और बहिर्मुखी का जो कॉन्सेप्ट दिया है वो यूंग ने दिया है। ये व्यक्तित्व का एक कॉन्सेप्ट है। जैसे तो इस तरीके से इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20। जब विकास शरीर के केंद्रीय रेखा से प्रारंभ होकर शरीर के बाह्य भागों की ओर होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है निकट से दूरस्थ प्रवृत्ति। जैसे कि बच्चा जो होता है पहले हेड होता है। जब विकास आप देखेंगे बच्चे का, जब माँ के गर्भ में बच्चे का विकास होता है तो सबसे पहले सिर होता है, सिर के बाद धड़ होता है, धड़ के बाद वो ये हाथ पैर का विकास होता है, एकदम अंत में जाके उसकी अंगुलियाँ आदि का विकास होता है। तो इस तरीके से केंद्र से दूर की प्रवृत्ति, मतलब ये केंद्र मान लीजिए हुआ हेड और ये अंगुलियाँ वगैरह दूर की प्रवृत्ति है तो इनका विकास होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21। स्टिमुलस सब्स्टिट्यूशन का संबंध है। तो इसका जो संबंध है वो
पावलोव से माना गया है। लेकिन अभी ये थोड़ा सा वो वाला डाउट वाला क्वेश्चन है, क्योंकि हल में भी हल का जो है उसमें भी ये दिखाई देता है और इसमें भी दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जो ऑप्शन उन्होंने माना था हमारे आयोग ने, वो सी माना है। अगला प्रश्न है कि मंद बालक प्राप्त करते हैं, तो मंद बालक जो प्राप्त करते हैं अपने सम समूह से कम, जैसे कि ये लोग कोई बच्चा है तो वो अपने, जैसे कि सही है, नॉर्मल है, तो जितना उसका आईक्यू लेवल जिस उम्र में होनी चाहिए वो उतनी होती है। मतलब कि मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है तो उसकी आयु यदि वो नॉर्मल है तो उसके लिए जो नॉर्म्स बने हुए कि इतना विकास होना चाहिए उसके इक्वल होता है। लेकिन यदि बच्चा मंद होता है तो अपने उम्र में जो बच्चे उतना कर पाते हैं उनसे उन लोगों का ग्रोथ कम ही होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्रिया प्रसूत अनुकूलन किसके साथ शुरू होता है? तो क्रिया प्रसूत जो अनुकूलन होता है वो उत्सर्जन एमिटेटेड रिस्पॉन्स के साथ शुरू होता है। एमिटेटेड रिस्पॉन्स के साथ होता है क्रिया प्रसूत अनुकूलन। ये प्रश्न पूछा हुआ था इसके पहले भी एमएड में ये प्रश्न आया हुआ है, बीएचयू के एमएड में। तो इस तरीके से इसका आंसर एमिटेटेड रिस्पॉन्स हो जाएगा ऑपरेंट कंडीशनिंग स्टार्ट विथ के साथ। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, दोषारोपण धनात्मक प्रेरण है किसके लिए? दोषारोपण धनात्मक प्रेरण है, ये गिफ्टेड चाइल्ड के लिए होता है। ये आंसर जो है आपके आयोग के द्वारा सी माना गया है, इसका आंसर गिफ्टेड चाइल्ड के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 है, बहुविकल्पी प्रश्नों के सेट का उदाहरण है। तो ये यहाँ पे क्लोज इंडेड जो क्वेश्चन होता है वो बहुविकल्पीय सेट का उदाहरण होता है। बहुविकल्पीय मतलब मल्टीपल चॉइस, हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए ये प्रश्न ही है जो ये मल्टीपल चॉइस की है, मतलब कि इसमें अनेक प्रकार के ऑप्शन है, यू कैन चूज हियर एनीवन। और तो इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे आपको लिखने के लिए कुछ नहीं दिया है, मतलब 4 ही ऑप्शन पे आपको आंसर बंद कर दिया है, तो इसलिए ये क्लोज इंडेड है। क्या है ये? क्लोज इंडेड है, मतलब मैं आपके सारे ऑप्शन बंद कर दिए, इन चारों में से ही आपको चूज करने हैं। जबकि ओपन एंडेड में क्या होता है कि वहाँ पे एक क्वेश्चन दे देगा, आपके लिए डैश 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 जगह दे देगा और आपको उसमें कुछ भी आप लिख सकते हो, तो वो ओपन एंडेड है। लेकिन ये बहुविकल्पी क्या हो गया, यहाँ क्लोज एंडेड है, क्योंकि ये आपको 4 ही ऑप्शन दे रहे हैं, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, कक्षा में एक शिक्षक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो कक्षा में जो है टीचर्स कौन सा यूज करता है, वो तो करता है क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट, मतलब एक ये 30 क्वेश्चन मतलब 32 को नंबर लाने ही लाने हैं, तो इस तरीके से क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट एक होता है, उसको करना होता है। अगला क्वेश्चन है 27, एक आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री जो अत्यंत प्रकृतिवादी थे, तो वो कौन से हैं? तो ये जो हमारे स्वामी ये रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, वो आधुनिक भारतीय शिक्षा शास्त्री के रूप में भी उनको माना जाता है, क्योंकि वो प्ले मेथड से सिखाते थे। तो और उन्हें अत्यंत प्रकृति भी माना जाता है, क्योंकि वो प्रकृति के मध्य शिक्षा देने के प्रबल समर्थक थे। इसीलिए उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी, जो कि अभी विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में परिवर्तित हो गई है। ये बोलपुर में स्थापित है, पश्चिम बंगाल में स्थापित है। तो ये है हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। हु सेड एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ होल मैन, तो ये किसने बात कही है? तो ये जो वाक्यांश है वो कमेनियस ने कहा गया है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और छोटा सा है, इसलिए ये बार बार रिपीट होता है, तो इसे ध्यान से याद कर लीजिए कि शिक्षा व्यक्ति का पूर्ण विकास है। एजुकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ होल मैन, तो ये इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कमेनियस।
क्वेश्चन नंबर 29 निषेधात्मक शिक्षा से संबंधित है। तो हम लोग जानते हैं कि रूसो ने दिया है निषेधात्मक शिक्षा। हम लोग ऊपर अभी आपको बताया कि निषेधात्मक शिक्षा की बात किसने कही है, रूसो ने कही है। और रूसो किससे संबंधित है, तो वो प्रकृतिवाद से संबंधित हैं, इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। इस तरीके से आपसे आपके 2 क्वेश्चन बन गए रूसो से संबंधित, यदि आप रूसो को पढ़ते हैं तो। अगला क्वेश्चन है, और एक और बात, रूसो ने जो लिखी है बुक का नाम, उसका क्या नाम है, एमिल है। क्या नाम है, एमिल। और ये निगेटिव एजुकेशन के प्रवर्तक हैं, प्रकृतिवाद से संबंधित हैं। तो इस तरीके से एक ऑप्शन आपका तैयार हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, साखी अभिक्रमित अनुदेशन की अवधारणा दिया है। तो आप हम लोग जानते हैं कि लीनियर वाला किसने, सबसे पहले इसको देख लेते हैं। साखी अभिक्रमित अनुदेशन, तो ये दिया है आपके क्राउडर ने, नॉर्मन ए क्राउडर ने आपका दिया है। इसके अलावा दो और प्रकार के अनुदेशन है, अभिक्रमित अनुदेशन है। सबसे पहले है लीनियर या रेखीय। तो रेखीय के प्रणेता कौन थे, रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन, इसके प्रणेता आपके थे स्कीनर हैं। स्कीनर है रेखीय के। और आपका यहाँ साखी वाला तो हो गया क्राउडर, और तीसरा बच्चा मैथमेटिक्स, तो ये गिलबर्ट हैं। मैथमेटिक्स जो है उसके गिलबर्ट हैं। तो इसका ऑप्शन इस तरीके से साखी अभिक्रमित अनुदेशन का आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31, सृजनात्मकता के जनक कौन हैं। तो सृजनात्मकता के जनक जो है वो टॉरेंस है। इन्होंने क्रिएटिविटी टेस्ट भी बनाया है। तो इसलिए यदि आपसे पूछता है कि सृजनात्मकता परीक्षण किसने दिया, तो ये टॉरेंस ने बनाया है। और इसके प्रणेता भी जो है वो कॉन्सेप्ट के प्रणेता भी टॉरेंस है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32, सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो हु प्रोपाउंडेड द सोशल लर्निंग थ्योरी, सामाजिक अधिगम का प्रतिपादक कौन है। तो ये हम लोग जानते हैं कि अल्बर्ट बंडूरा ने दिया है आपका ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। इसमें जैसे कि हम लोग इस सिद्धांत में होता क्या है कि कोई भी बच्चा जो सीखता है वो अपने समाज से सीखता है, मतलब जो कुछ देखता है वही सीखता है। जैसे कि कोई बच्चा देखता है कि बच्ची देखती है बचपन में कि मम्मी कैसे साड़ी कैरी कर रही है, कैसे पहन रही है, तो वो भी पहनने का प्रयास करती है। तो इस तरीके से वो भी साड़ी पहनना सीखती है। तो इस तरीके से और अगला जैसे कि अदर भी चीज़, जैसे कोई बच्चा खाना बना रहा है, कोई मम्मी खाना बना रही है, तो उसकी बेटी या कोई बच्चा जो है खाना बनाना वो देख करके सीखता है। तो ये सोशल लर्निंग थ्योरी का उदाहरण होगा। तो ये आपका बंडूरा जी ने दिया है। इसके अलावा सोशल लर्निंग की और बातें भी जान लेते हैं। जैसे कि ये सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया है आपका प्रवर्तक अल्बर्ट बंडूरा ने। इनका वर्ष स्थान है 1977। ये कनाडा से संबंधित है। इन्होंने जो प्रयोग किया था, एक्सपेरिमेंट किया था, वो ये बॉर्बी डॉल पे और जीवित जोकर फिल्म से मतलब फिल्म दिखा करके करते हैं। और इसके ये जो सिद्धांत है वो किस पे आधारित है, अनुकरण द्वारा सीखने पर ये आधारित है। और इन्होंने अपने सिद्धांत में 4 मुख्य पद बताए थे। कौन कौन से बताए हैं, पहला अवधान, फिर दूसरा धारणा, तीसरा है पुनः प्रस्तुतिकरण, चौथा है पुनर्बलन। ये ऑप्शन ये इसके पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये 4 ऑप्शन अत्यंत महत्वपूर्ण है कि पहले कोई भी चीज़, जैसे कोई बच्चा सीखता है कुछ भी, तो वो जैसे कि मान लीजिए कि हमको कुछ बनाना है, मान लीजिए कि हमको ढोकला बनाना सीखना है, तो ढोकला बनाने के लिए हम देखेंगे कि मम्मी कैसे बना रही हैं, तो उसको हम ध्यान से देखेंगे, खूब अच्छे से उसको प्रोसेस पे ध्यान लगा के देखेंगे। फिर उसको मन में याद कर लेंगे, धारणा मतलब धारण करेंगे, उसको रिटेंशन करेंगे मन में कि हाँ मम्मी ने पहले ये किया, ये किया, ये किया, तब ये बन गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण करेंगे, जैसे उसको फिर से बनाएंगे जाके। फिर अगले दिन हम भी ढोकला का सामान लाएंगे, उस जो प्रोसेस था उसको करेंगे और उसको बनाएंगे, पुनः प्रस्तुतिकरण उसका करेंगे। अब यदि वो बन जाता है तो हमको क्या मिल जाता है, पुनर्बलन। तो इस तरीके से एक पूरे मतलब तो हम क्या कुल मिला के ढोकला बनाना सीख जाते हैं। तो इस तरीके से ढोकला बनाने की 4
स्तर हैं कि मतलब कोई भी चीज़ सीखने के लिए सोशल लर्निंग में 4 स्तर हैं: अवधान, धारणा, पुनः प्रस्तुतिकरण और पुनर्वलन। और ये किसने दिया है? अल्बर्ट बर्डूनर ने। और ये कहाँ से संबंधित है? 1977 में कनाडा में। और किस पे काम किया है? बॉबी डाल और जीवित जोकर में। तो इस तरीके से ये हमारा एक क्वेश्चन पूरा हो गया। अगला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 33, लड़कियों और लड़कियों की उपलब्धि में अंतर की जांच के लिए निम्न में से कौन सा परीक्षण उपयोगी होगा? तो सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे लड़के और लड़कियाँ कितने ग्रुप हो गया, मतलब बॉयज़ हो गए, ये गर्ल्स हो गए। तो मिला के हमारे पास 2 ग्रुप हुए। और हम लोग जानते हैं कि टी टेस्ट ही ऐसा टेस्ट होता है जिसमें 2 ग्रुपों के बीच में जाँच की जाती है मध्यमानों में। तो इस तरीके से ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 कि NCTE की स्थापना संसद के विधि द्वारा हुई थी। तो ये देखिए, पहले स्थापित अलग हुआ था लेकिन संसद द्वारा मान्यता प्राप्त हुई आपकी 1995 में। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा के 4 स्तंभों का विचार किस संस्था द्वारा किया गया है? तो ये शिक्षा के 4 स्तंभों का जो विचार है ये यूनेस्को द्वारा दिया गया है। यूनेस्को ही बोलता है कि लर्निंग टू डू, लर्निंग टू बी, लर्निंग टू लर्निंग टुगेदर, इस तरीके से 4 चीज़ें होती हैं। ये 4 स्तंभ किसने बोला है? ये यूनेस्को ने ही बोला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, शिक्षा आयोग 1964 से 66 के प्रतिवेदन का शीर्षक था। तो इसका प्रतिवेदन का जो शीर्षक था वो था शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये हमारे MN एजुकेशन जो BHU का होता है उसके इंट्रेंस में भी आया हुआ है, MED में भी आया हुआ है, PGT में भी आया हुआ है और रेट का जो BHU का एग्ज़ाम होता है उसमें भी आया हुआ है। इसके अलावा ये 47 में भी आया हुआ है। तो इस तरीके से ये अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि शिक्षा आयोग 1964 से 66 के प्रतिवेदन का शीर्षक था। तो क्या था भाई? शिक्षा एवं राष्ट्रीय विकास, इसका प्रतिवेदन का शीर्षक था। तो याद रहेगा। अगले क्वेश्चन पर पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, वुड का घोषणा पत्र जारी हुआ था। तो वुड का घोषणा पत्र आएगा तो तुरंत याद आ जाएगा 1854। इसकी सबसे बड़ी विशेषता थी कि जन शिक्षा की बात कही थी। इन्होंने स्तरीकरण, शिक्षा के जो स्तरीकरण है प्राथमिक, सेकेंडरी, ये जो स्तर थे ये वुड ने ही जारी किए थे। तो इसलिए, और ये कब आया था? 1854 में। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? तो सबसे पहला कि विश्वसनीय माप क्या होता है? एक होता है सेंट्रल टेंडेंसी, एक होता है विचलनशीलता। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि सेंट्रल टेंडेंसी क्या होती है। सेंट्रल टेंडेंसी होती है, मान लीजिए कि हमारी ये आंकड़े हैं, आंकड़ों की केंद्र में एकत्रित होने की प्रवृत्ति केंद्रीय प्रवृत्ति की माप होती हैं। इसके अंतर्गत ये दिखाया जाता है कि हमारे कितने आंकड़े जो हैं केंद्र की तरफ आने की प्रवृत्ति, मतलब केंद्र तर इकट्ठा होने की प्रवृत्ति कितनी ज़्यादा है या कितनी कम है, तो उसका मापन करेंगे हम लोग। तो वो सेंट्रल टेंडेंसी, मतलब मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का हो जाएगा। लेकिन उसके अपोजिट होता है विचलनशीलता। विचलनशीलता में क्या होता है कि हमारे जो केंद्र से, हमारे डेटा जो हैं, ढेर सारे डेटा हैं, उन लोग को केंद्र से विचलनशीलता, मतलब कि एक दूसरे से दूर जाने की, मतलब एक दूसरे से, केंद्र से कितना दूर जाने की प्रवृत्ति कितना ज़्यादा है, तो वो किसके तहत माप सकेंगे? वो विचलनशीलता के तहत माप सकेंगे। और विचलनशीलता के कितने प्रकार हैं? इसमें रेंज आता है, स्टैंडर्ड डिवीज़न आता है, मीन डिवीज़न आता है, क्वार्टाइल डिवीज़न आता है। 4 प्रकार के होते हैं। लेकिन सबसे कम जो होता है उपयुक्त, तो वो होता है परास या रेंज होता है। और सबसे अधिक जो वैल्यूबल होता है, जो सबसे ज़्यादा विश्वसनीय होता है, वो स्टैंडर्ड डिवीज़न होता है। तो इस तरीके से हमने 3-4 क्वेश्चन देख लिए। इस प्रश्न क्या था कि कौन विचलनशीलता का सर्वाधिक विश्वसनीय माप है? तो इसमें क्या हो जाएगा? स्टैंडर्ड डिवीज़न या ST। और इसका जो चिन्ह होता है इसको डिनोट करते हैं सिग्मा से।
तो इस तरीके से ये इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 39। यदि सभी प्राप्तांकों में एक नियतांक जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन अपरिवर्तित रहेगा। तो ये प्रश्न बार बार ये क्वेश्चन पूछ रहा है, तो ये आपका पीजीटी ये बीएचयू के एमएड एंट्रेंस में भी आया हुआ है। तो इसको फिर से देख लेते हैं। यदि सभी प्राप्तांकों में एक नियतांक जोड़ दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन परिवर्तित रहेगा। तो ये एचडी जो रहती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। जो एचडी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो ऑप्शन ये डी ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। शिक्षा में अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत की अवधारणा दी गई थी। तो निस्यंदन सिद्धांत यानी ये डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी जो दिया है वो लॉर्ड मैकाले ने दिया है। अब ये क्या होता है ये जान लेते हैं। अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, इसके तहत ये होता है कि शिक्षा जो है उन्होंने कहा कि सबको जनमानस को शिक्षा देने की ज़रूरत नहीं, मतलब पूरे पॉपुलेशन को शिक्षा देने की नहीं ज़रूरत है, जबकि एक छोटे से पॉपुलेशन जो उच्च वर्ग हैं उन लोग को शिक्षा दे दी जाए और उन लोगों से ये छन छन करके निचली स्तर पे जो अन्य पॉपुलेशन है उस तक शिक्षा पहुंच जाएगी। तो ये बात इसीलिए इसे अधोगामी, मतलब वो जो उच्च वर्ग हैं उच्च वर्ग से छन छन के शिक्षा निम्न वर्ग तक आ जाएगी, इसलिए इसे अधोगामी निस्यंदन सिद्धांत बोलते हैं या डाउनवर्ड फिल्टरेशन थ्योरी। और ये दिया है आपका लॉर्ड मैकाले ने दिया है। ये किसने दिया है? तो लॉर्ड मैकाले ने दिया है। आज हमने कुल मिला के 40 क्वेश्चन देखे। इसमें इस प्रश्न पत्र में कुल 120 क्वेश्चन हैं। तो अब हम लोग आगे का क्वेश्चन अगले पार्ट में देखेंगे, पार्ट 2 में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।